अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नौशाबा मेरी दोस्त थी। वालिदैन के प्यार ने उसको जिंदगी की सब खुशियां दे रखी थीं। वो गम जैसी कैफियत से आशना ही ना थी। वो और मैं इकट्ठे कॉलेज जाते। मैं अक्सर उससे मुस्तकबिल के बारे में पूछती। मेरा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, वो जवाब देती। हमारी क्लास में लड़कियां अक्सर शादी के बारे में बात करती, लेकिन नौशाबा को इन बातों की परवाह ना थी। उसके नज़दीक ऐसी बातें फजूल और कबल अज़ वक्त थीं। उसका यकीन था जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। पहले से क्या सोचना। उबैद उसका तायाजाद था, गांव में रहता था और पढ़ाई के सिलसिले में नौशाबा के घर आया हुआ था। उसने इम्तिहान देते ही जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। वो नेक और समझदार लड़का था। बिला ज़रूरत किसी से बात नहीं करता था। उसकी शख्सियत में ठहराव था, तभी सब उसकी इज्जत करते थे। जल्द ही उसको एक महकमे में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने मकान किराए पर लेना चाहा, लेकिन नौशाबा के अब्बू ने उसको मना कर दिया। कहा, बरखुरदार, जब अपना घर मौजूद है फिर किराए पे रहने की क्या ज़रूरत है। यूं वो मुस्तकिल उनके घर रहने लगा। नौशाबा रियाजी में कमज़ोर थी, जबकि उबैद एक एकेडमी में रियाजी पढ़ा रहा था। नौशाबा की वालिदा ने कहा कि तुम किसी गैर से ट्यूशन पढ़ने की बजाय उबैद से पढ़ लिया करो। इस तरह ट्यूटर की भारी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। वो घर में रहता है, तुमको ट्यूशन के लिए घर से बाहर कहीं जाना भी ना पड़ेगा। उबैद तो रियाजी का माहिर था। उसको भला अपनी कज़न को पढ़ाने पर क्या एतराज़ हो सकता था। वो खुद उनका एहसान उतारना चाहता था। नौशाबा को फारिग वक्त में घंटे डेढ़ घंटे पढ़ाने लगा। उसके ख्यालात अपनी कज़न के लिए शफाफ थे। अपने काम से काम रखता था। नौशाबा को वो अपने ख़ानदान की इज्जत समझता था। एक दिन मैं उनके घर गई, देखा कि आंटी बाजार से डिनर सेट लाई हैं। आंटी, ये किसके लिए है? मैंने पूछा। बोली, नौशी के जहेज के लिए है। ये फिक्रा सुनकर पहली बार मैंने अपनी सहेली के चेहरे पर सुर्खी देखी। गोया अब अपनी शादी के बारे में सोचने लगी थी। जब हम दोनों कमरे में जा बैठी, मैंने उससे पूछा, क्या आंटी ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है? कौन है वो खुश नसीब जो तुम्हारा साथी बनने जा रहा है? बोली, अभी तो कोई जाहिर नहीं हुआ, सामने आएगा तो बता दूंगी। अभी हम ये बात कर रहे थे कि अचानक सामने से उबैद आता दिखाई दिया। नौशाबा ने उसे देखा तो चौंक सी गई। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, कहीं वो खुशकिस्मत ये तो नहीं है? वो जवाब देने की बजाय मुझको हैरत से देखने लगी। उस दिन से पहले मेरी सहेली ने अभी मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा था। उस रोज जब वो बिस्तर पर लेटी, उसने सोचा, हमारे घर में ही लड़का रहता है और मेरा भी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। अपने तमाम अजीज़ों और रिश्तेदार लड़कों का मुकाबला उबैद से किया तो उसको सबसे बेहतर वही नज़र आया। तभी उसने इरादा कर लिया कि अगर वालिदैन ने उसको इंतखाब का हक दिया तो वो दूसरों पर उबैद ही को तरजीह देगी। उसका ख्याल था कि वालिद ने उसकी शादी के लिए उबैद ही का इंतखाब कर रखा है। अब वो हर रोज़ सोचती कि किस तरह अपने ख्यालात से उबैद को आगाह करे। डर था कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। एक दिन उबैद और नौशाबा अकेले कमरे में बैठे पढ़ रहे थे कि नौशाबा ने बातों बातों में कह दिया कि वो जिंदगी के एक अहम मसले के बारे में उससे बात करना चाहती है, जो उन दिनों उसको बहुत परेशान कर रहा है। फिर उसने हिम्मत करके कह दिया, उबैद, अरसे से तुम यहाँ रह रहे हो, तुमको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। हमारे घर अव्वल तो कोई रिश्तेदार लड़का आता नहीं, भूले से आ भी जाए तो मैं किसी से बात नहीं करती। हमारे घर का माहौल बहुत ही पाकीज़ा है, तुम जानते हो, और तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं चाहती हूँ कि तुमसे वो अहम बात शेयर कर लूँ जो मेरे दिल में है। मैं किसी से मोहब्बत वगैरह की बात नहीं कर रही, लेकिन इस उम्र में हमको जीवन साथी के बारे तो सोचना ही पड़ता है। मैं तुमको अपने लायक पाती हूँ और चाहती हूँ कि तुमसे पूछूं कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मुझे सच सच बता दो और झिझकना भी नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, नौशाबा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसमें शक नहीं। लेकिन यह कहकर उसने नौशी के चेहरे की तरफ देखा। उस लड़की की आंखों में उसको उम्मीद के दिए जलते नजर आए और चेहरे पर एक खुशकुन जवाब का इंतजार था। वो समझ गया कि उसकी कज़न ने उससे क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। उसने अपनी मासूम सी कज़न को नाउम्मीद करना मुनासिब न समझा। जब नौशाबा ने खुद तवज्जो दिलाई, उबैद ने भी उस बारे संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। चचा उससे यूं भी बहुत प्यार करते थे और चची भी शफीक थीं। उनके घर का माहौल पुरअमन और सुकून बख्श था।
और नौशाबा को ज़माने की हवा छू कर न गई थी। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, सादा दिल, सादा लौह, मगर साफ गू। उसमें चालाकी नाम को ना थी। उसने ठान ली मुनासिब वक्त आएगा तो अपने वालदैन को लाकर चचा से नौशाबा का हाथ मांग लेगा। फिलहाल कुछ रकम इकट्ठी करने और कुछ कर दिखाने का जज्बा दिल में मौजूद था, ताकि रिश्ते के जवाब में इनकार की गुंजाइश ना रहे। वो शहर में घर बनाना चाहता था ताकि उसकी चची ये एतराज़ भी ना करें कि तुम लोग गांव में रहते हो, मेरी बेटी गांव में क्यों कर गुजारा करेगी। उधर उसके मन में ये सोचें चल रही थीं कि उन्हीं दिनों नौशाबा के घर मेहमान आ गए। ये 2 लड़कियां और उनकी माँ थीं। रिश्ते में उसकी खाला होती थीं। ये लोग नवाबशाह से आए थे। खाला ने नौशाबा को देखते ही तहैया कर लिया कि वो इस मनमोहनी लड़की को अपनी ही बहू बनाएगी। उसका शौहर गल्ले का एक बड़ा आड़ती था और बेटा सऊद अपने वालिद के साथ आड़त के कारोबार में हाथ बटाता था। गर्ज के ये लोग काफ़ी दौलतमंद थे। खाला जुबैदा ने वक्त ज़ाय करना मुनासिब न समझा और जाने से कबल अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर दी। नौशाबा की माँ ने कहा, सोच कर जवाब दूंगी, खाविन से सुलह मशवरा कर लूँ। वो बोली, मैं अभी यहीं हूँ, खाविन से आज रात मशवरा कर लो ताकि मैं फाइनल जवाब लेकर ही जाऊँ। बार बार आने जाने से तुमको भी जहमत होगी और मुझे भी सफ़र सहना पड़ेगा। उस औरत ने जैसे नौशाबा को बहू बनाने का तहैया कर रखा था। उसके दबाव में आकर आंटी ने शौहर से बात की। वो बोले, अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही है, अभी से इसके रिश्ते की क्या जल्दी है। आखिर बेटी ब्याहनी ही होती है। रिश्ता बुरा नहीं, जुबैदा मेरी सगी खाला की बेटी है और ये देखे भाले लोग हैं। मुझे तो ये रिश्ता पसंद है। लड़का इकलौता और बाप की हर शय का वही मालिक है। अगर तुमको रिश्ता पसंद है तो जैसे चाहो कर लो। वो बीवी की तबीयत से वाकिफ थे। कहने लगे, तुमने फैसला तो खुद ही कर लिया है, अब मुझसे क्या पूछती हो। मियाँ का इंदिया लेकर आंटी ने बहन को हाँ कह दी। उबैद इस मामले से बेखबर अपने ख्वाब बुनता रहा। वो रोज़ाना दफ्तर जाता और 1 माह बाद जब तनख्वाह मिलती वो 1 पाई भी खर्च न करना चाहता। तमाम तनख्वाह चची के हाथ पर लाकर रख देता ताकि जमा करती जाए, काम आएगी। दरअसल वो तमाम रकम अपनी शादी की खरीदारी पर खर्च करना चाहता था। वो ड्यूटी से लौटता तो नौशाबा उसकी मुंतज़िर होती, जल्दी से खाना गर्म करके देती। कुछ दिनों बाद जुबैदा खाला फिर आ गईं। कहने लगी, बहन मैं तो अपनी नोशी को अंगूठी पहनाकर ही जाऊंगी। 2-3 दिन मिन्नतें की और अपनी बात मनवा ली। नौशाबा को पता चला तो माँ से बोली, मुझसे पूछ तो लिया होता। चुप रहो और मुंह मत खोलना, खाला जुबैदा सुन लेंगी। हमारे यहाँ लड़कियों से नहीं पूछा जाता। तुमको अच्छे बुरे की क्या समझ है, हम जो करेंगे सही करेंगे। उसी रोज शाम को नौशाबा की मंगनी हुई थी। गुज़श्ता रात ही मंगनी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। खाला जुबैदा पैसे वाली थीं, जाकर बाजार से तमाम सामान खरीद लाईं। नौशाबा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मोहल्ले की तमाम सहेलियां उसके गिर्द जमा हो गईं। उबैद दफ्तर से वापस आया तो घर का नक्शा ही और था। उसने पूछा, चची जान ये सब क्या है। वो बोली, बेटे नौशाबा की मंगनी हो रही है, सब कुछ जल्दी में हुआ, तुमको बता ना सकी। जुबैदा बहन बजिद हो गई कि अभी के अभी करनी है क्योंकि उन्होंने कल नवाबशाह लौट जाना है। उबैद ने मंगनी का लफ्ज सुना, उसका जिस्म सुन और जहन पारा पारा हो गया। उसकी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। नौशाबा की नज़र जो उबैद पर पड़ी, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सोच भी न सकती थी कि ये दिन देखना होगा। नौशाबा के रोने की आवाज़ सुनकर उबैद को अंदाज़ा हो गया उसकी बेबसी का। वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे में चला गया और सर पकड़कर बैठ गया। नौशाबा को चैन न आ रहा था। वो इसी हालत में उबैद के पास पहुंची और बोली, मेरी बात सुनो, ये सब मुझसे पूछे बगैर हो रहा है। वालदैन ज़बरदस्ती मेरी मंगनी सऊद से कर रहे हैं, अब तुम ही कुछ करो। वो कहने लगा, जब तुमसे कुछ ना हो सका तो मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ बतौरे मेहमान रहता हूं और तुम्हारा अपना घर है। मेरे दिल में अपना ख्याल भी तुम ही ने डाला था। अगर जुर्रत ना थी तो इतनी बातें नहीं करनी थी। अब जैसा भी हो रहा है ठीक समझकर कबूल कर लो और खुद को संभालो। ये कहकर उसने अपना ब्रीफ केस उठाया और चला गया। नौशाबा की उम्मीद टूट गई। उसने रो धोकर मंगनी की अंगूठी पहन ली। उसके बाद उबैद ने किराए पर मकान तलाश कर लिया और अकेला ही रहने लगा। पास कोई भी हमदर्द ना था। हर कोई उसको खबती समझने लगा क्योंकि उन दिनों वो अपनी जात से बिल्कुल बेगाना हो गया था।
मैले कपड़ों में दफ्तर चला जाता और कभी हवाई चप्पल पहनकर जूते तक पहनने का होश न था। रफ्ता रफ्ता वो कम खाने की वजह से घुलने लगा, उसे बुखार रहने लगा। एक दिन तेज बुखार था। जब बुखार उतरा तो जुबान में लुकनत पैदा हो गई। अब वो अपना सर नहीं संभाल सकता था। उसके आसाबी निज़ाम में कुछ गड़बड़ वाक़ई हो गई थी। उसको दोस्त पहले अस्पताल और बाद उसके वालिदैन के पास ले गए। उसको गांव के हकीम को दिखाया और कुछ जड़ी बूटियों से देसी इलाज करवाए, मगर अफाका ना हुआ। रफ्ता रफ्ता उसका ऐसा हाल हो गया कि वो हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास भी ना पकड़ सकता था। दोबारा उसे शहर लाए, एक माहिर डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा बहुत देर हो चुकी है, शुरू में ले आते तो शायद इलाज हो पाता। गर्ज उसने लाइलाज करार दे दिया। कहा कि कमर की सर्जरी से एक चांस है, मगर मोहरों का ये ऑपरेशन अगर नाकाम रहा तो मुकम्मल माजूरी का खतरा है। 50-50 सही होने का इम्कान है। इस पर उबैद के वालिदैन ने सर्जरी कराने की हिम्मत ना की और बेटा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गया। हर एक को अजनबी निगाहों से देखता था। नौशाबा को कुछ पता न था कि उबैद की क्या हालत है। वो कभी गांव गई थी और ना जा सकती थी। अलबत्ता उसके अब्बू जाते थे और भतीजे को देख आते थे, मगर वो घर में किसी से अपने भतीजे की बीमारी का तज़किरा न करते थे। मंगनी के 4 माह बाद शादी का सिलसिला शुरू हो गया। उधर नौशाबा की शादी की शहनाइयां बज रही थीं, उधर उबैद की बीमारी में पेचीदगियां बढ़ती जा रही थीं। ताहम वो चुप रहता था, जैसे किसी ने उसके लबों पर ताले लगा दिए हों। शादी का दिन आ गया। नौशाबा दुल्हन बन गई। उसके चेहरे पर खुशी ना थी। सजा हुआ चेहरा उजाड़ लग रहा था। वो इतनी दुखी हो रही थी कि दुख से रो भी नहीं सकती थी। उसके तमाम सुनहरे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। शादी के दिन भी वो दुआ मांग रही थी कि उबैद आ जाए। उसको खबर न थी कि उसका ना आना बेहतर था। निकाह के वक्त रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मेरी अजीज अज़जान सहेली किसी और की दुल्हन बनकर ब्याह कर अपने घर चली गई। वो अब खामोश खामोश रहती थी, क्योंकि उसके जहन में उबैद की तस्वीर जम गई थी। वो उसे भुला ना सकती थी। दुल्हा देखने में भला था, मगर अच्छा आदमी ना था। किसी और का तो नुकसान ना करता था, मगर अपनी बुरी आदतों से खुद को नुकसान जरूर देता था। वो नौशाबा के साथ ठीक रहता था, मगर उसकी अपनी एक पर्सनल जिंदगी थी, जिसकी वजह से बीवी नज़रअंदाज होती थी। दौलत काफ़ी थी और वो बग़ैर दोस्तों के रह नहीं सकता था। दौलत भी बग़ैर मेहनत के उसे मिल गई थी। वो ऐसे लोगों में से था जिनके दम से बाला खाने आबाद होते हैं। वो ऐशो इशरत की महफिलों का रसिया था। उम्र में भी नौशाबा से 15 बरस बड़ा था। माँ सऊद को समझाती, मगर वो इन मशागल का इस कदर आदी हो चुका था कि अगर खुद को रोकता भी था तो कदम नहीं रुकते थे। किसी रोज़ ना जाने का अहद कर लेता, तब दोस्त बुलाने आ जाते। उसकी ये आदतें भी दरगुजर हो जाती कि वो रात को देर से आने के सिवा नौशाबा को और कोई तकलीफ नहीं देता था। इसके साथ सख्त लहजे में बात नहीं करता था। बीमार होती तो डॉक्टर के पास ले जाता। मैके जाने से भी मना ना करता। कोई बदसलूकी भी रवा ना रखता। बस ये चाहता था कि बीवी उसके प्राइवेट मामलात में दखल ना दे और ना ही उससे पूछा करे कि तुम रात को क्यों देर से घर आते हो और कहाँ रहते हो। वो बीवी के दबाव के बगैर बिल्कुल आज़ाद जिंदगी गुजारे, जैसे गैर शादीशुदा मर्द जिंदगी गुजारते हैं। अब उसकी तरफ से सभी घर वालों को परेशानी लाहक रहने लगी कि वो आए दिन पुलिस को मतलूब रहता था। माँ बाप सोचते, आखिर इसकी ऐसी क्या सरगर्मियां हैं कि पुलिस इसका पूछने दरवाजे तक आ जाती है। वो थाने जाकर रकम भर आता और वो लोग कुछ अरसा चुप बैठ जाते। खुदा जाने उसने किसी किस्म के मुजरिमाना रवाबत बढ़ा लिए कि जिसकी वजह से पुलिस घर तक आ जाती थी। इस वजह से घर वाले परेशान रहने लगे। एक दिन जब नौशाबा मैके आई, किसी ने उसको बता ही दिया कि उबैद का आसाबी निज़ाम एक बार बहुत तेज़ बुखार के बाद मुतासिर हुआ तो अब तक ठीक नहीं हो सका। अब वो व्हील चेयर पर रहता है। ये सुनकर मेरी दोस्त को बहुत सदमा पहुंचा। एक तरफ शौहर की बेराहरवी का दुख, दूसरी जानिब उबैद की बीमारी का सुनकर उसका सुकून खत्म हो गया और उसे चुप लग गई। दिन रात सोचते रहना उसका मामूल हो गया। वो किसी बात में दिलचस्पी ना लेती थी और न कहीं आती जाती थी। उसकी जिंदगी 4 दीवारी तक महदूद होकर रह गई, हत्ता कि मैके भी ना आती। एक रात 12 बजे जब वो अपने बिस्तर पर दराज थी,
और अपनी जिंदगी की बेकैफी बारे गौर कर रही थी, उसने दर पर दस्तक सुनी। उसके ससुर दरवाजे पर गए, समझ रहे थे कि बेटा घर आ गया है, मगर उसका बेटा आज घर तो मामूल से जल्द आ गया था, मगर अपने कदमों पर नहीं आया था, बल्कि दोस्तों के कंधों पर आया था। उन्होंने बताया कि किसी जगह एक झगड़े में सऊद को गोली लग गई है और वो जख्मी है। रात का वक्त था, वो उसको अस्पताल ले जाने की बजाय शदीद जख्मी हालत में घर उठा लाए। खुदा जाने ये कैसे दोस्त थे। वो उसके बेजान से सरापे को बूढ़े बाप के हाथों में थमाकर चले गए। सऊद की नब्ज डूब रही थी, जिस्म से काफी खून बह चुका था। घर में खलबली मच गई। बाप ने मदद के लिए पड़ोसियों को आवाज दी। वो सब मिलकर उसको गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चले, लेकिन रास्ते में सऊद ने दम तोड़ दिया। अस्पताल तक जाने की नौबत न आई। बाप तो कमर को पकड़कर दीवार के साथ लग गया। सऊद उसका इकलौता लख्ते जिगर था। पता चला कि बाला खाने पर गाना सुनते हुए झगड़ा हुआ और एक तमाशबीन से गोली चल गई जो नशे में था। दोस्त भी वैसे ही थे जिन्होंने अस्पताल ले जाना मुश्किल जाना। वो इस केस में फंसने को तैयार न थे। सो ऐसों की दोस्ती ऐसे ही लोगों से होती है जो वफा और लिहाज से खाली होते हैं। नौशाबा पहले ही अपसेट थी, अब तो नीम पागल हो गई। वो उजड़कर बाप के दर पर आ गई। आज मां पछता रही थी कि उसने 2 दिलों ही को नहीं 3 घरों को उजाड़ दिया था। आंटी अब पछता रही थी कि उनसे कितनी भूल हो गई। जुबैदा से रिश्ता जरूर था, लेकिन उनके लड़के के बारे में तहकीक ना की। कम से कम सऊद के बारे में कुछ मालूम कर लिया होता। बहन की मोहब्बत में आंखें बंद करके बेटी को तबाही की आग में झोंक दिया। अब बेटी दुखी थी तो उनका दिल भी खुश न था। नौशाबा काफी अरसे तन्हा रही। वो घर में बीमार पड़ी सुलगती रही। माँ बाप उसको मुलाजमत करने की इजाजत भी ना देते थे। मैं एक रोज उसके घर गई तो उसकी हालत मुझसे देखी ना गई। मैंने आंटी को समझाया कि अगर नौशाबा मुलाजमत करना चाहती है तो उसे करने दें। इस तरह इसका ध्यान बटेगा और दिल बहल जाएगा। वो मुआशरे में अपना कुछ तामीरी किरदार अदा कर सकेगी। यूं घर में एक कैदी की तरह बंद रहकर तो वो अपनी आग में जल जल कर राख हो जाएगी। उन्होंने मेरी बात की लाज रख ली और बेटी को मुलाजमत की इजाज़त दे दी। मैंने नौशाबा के लिए अपने स्कूल में जॉब की गुंजाइश निकाली और वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाने लगी। जब वो घर से निकली उसके रवैये में काफ़ी तब्दीली आ गई और स्कूल के बच्चों में उसका दिल लग गया। वो अब उनके दरमियान हंसती मुस्कुराती तो बहुत अच्छी लगती। अफसोस कि हमारे मुआशरे में कितनी ही ऐसी नेक और अच्छी लड़कियां हैं जो वालिदैन के गलत फैसलों के बायस उजड़ जाती हैं। ऐसी लड़कियों को अगर कोई तामीरी किरदार अदा करने का मौका मुयस्सर आ जाए तो उनकी जिंदगियां मजीद तबाह हाल ना हों और ना वो घुटन का शिकार होकर खुद को बेकार समझने लगे। नौशाबा के मामले में तो मेरा यही तजर्बा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।